वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोग को इसके पिछले लेक्चर में वर्क के बारे में बताया और एनर्जी के बारे में बताया है कि नहीं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्या होती है एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स कितने हैं, फॉर्म्स कितने हैं, सारी बातें हमने डिस्कस की। काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स। 2 टाइप्स आपके सिलेबस में है 11th क्लास में, एक क्लास 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा दिए हैं आपको। क्लियर? तो कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर। क्या पढ़ेंगे? पावर। ठीक है ना। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग पावर। क्या होता है पावर? पावर का मतलब होता है शक्ति, है ना, क्षमता, ये कह सकते हैं ना। और ये पावर कैसे आती है? वर्क करने से आती है। अब जिम करते हो कोई? नहीं करते। पुशअप लगाते हो? नहीं करते। तो आप क्या करते हो? वहाँ पे वर्क करते हो। क्या करते हो? वर्क। आप जितना वर्क करेंगे उसका जो रेट होगा वही आपकी क्या होगी? पावर। क्लियर? और उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होती है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी क्या है? पावर है। क्लियर है? एनर्जी रिलीज होने का जो रेट है, एनर्जी रिलीज होने का जो रेट होता है, रेट का मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं आप। अब एनर्जी रिलीज करने मतलब कैसे रिलीज होता है एनर्जी? जब आप वर्क करोगे, जाहिर सी बात है भाई। अगर एक कोई कार खड़ी है चुपचाप, मान लो एक लड़का जतिन खड़ा है, ठीक है, मान लो खड़ा है, आप अपने आप को न मानिएगा, आप सब अपने आप को समझिए। या कोई लड़का खड़ा है, वो रेस्ट में है, क्या उसके पास एनर्जी है? अगर इस लड़के को हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इस लड़के को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? पुश कर दिया, मोशन में आ गया। अब मोशन मान लो हमने यहाँ से पुश किया, उड़ के गया वहाँ पे, तो इसके बाद कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। किसके पास आ गई? जतिन के पास आई। और उड़ के गए, चुपचाप बैठ गए अपनी सीट पे। सोचो, एज्यूम करो, मैंने इनको यूं पुश किया, ये कहाँ पहुँच गए? वहाँ पहुँच गए। तो मैंने क्या किया? इन पर वर्क किया। कैसा वर्क किया? मैकेनिकल वर्क, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मैंने वर्क किया और इनका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से वहाँ तक। तो ये किस में आए? मोशन में आए। और जब मोशन में आए तो मतलब ऐसे थोड़ी मोशन में आए, पहले एनर्जी ये लिए हैं तब मोशन में आए हैं। तो एनर्जी कौन दिया? हमने प्रोवाइड किया। एनर्जी प्रोवाइड कैसे किया? इन पर हमने किया वर्क। किस पर वर्क किया? जतिन पर। क्लियर है? तो जब किसी बॉडी पर आप मैकेनिकल वर्क करोगे ना, तो आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे। क्या प्रोवाइड करोगे? एनर्जी। तो कहीं भी अगर वर्क है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क है। आप जिम करते तो वहाँ पे आप वर्क करते हो, एनर्जी रिलीज होती है अपने आप। क्लियर? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? उसका रेट जो होगा, आप किस रेट से वर्क कर रहे हो, किस रेट से एनर्जी रिलीज कर रहे हो, वो आपकी क्या होगी? पावर होगी। आप समझ गए? पावर का फील आ गया? बोलो। मैंने कहा ये जतिन जो है 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी बेंच यहां से खाली कर देंगे, बाहर सड़क फेंक देंगे, है ना जतिन? 1 घंटे में, कि और कम टाइम, मान लो हमने कहा 1 मिनट में कर देंगे। कितने मिनट में? 1 मिनट में ये 100 बेंच मान लेते हैं। 100 बेंच अगर 1 मिनट में बाहर कर देंगे तो किसकी पावर? इनकी पावर ज़्यादा ही कम है? अब ये बताइए पहले। मान लीजिए जतिन है और जतिन के 2 फ्रेंड हैं। जतिन अकेले 1 मिनट के अंदर 100 बेंच बाहर करते हैं, वहीं इनके 2 फ्रेंड्स अलग अलग टाइम में, मतलब कि आधे घंटे लेते हैं बाहर करने में। तो पावर किसके पास ज़्यादा है? क्या बताएंगे? जतिन वर्क कर रहे हैं, है ना, मतलब इनके जो वर्क करने का रेट है, रेट ऑफ वर्क,
वर्क करने का जो रेट है ये इनका कितना है, 1 मिनट का है। जतिन का जो वर्क करने का रेट है वो 1 मिनट है। और इनके जो अदर फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, हम मान लेते हैं कितने फ्रेंड्स हैं, ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं, इनके वर्क करने का जो रेट है वो अलग है। इसका रेट है 30 मिनट का रेट है और इनका जो रेट है 45 मिनट का रेट है। बोलो, मतलब ये 45 मिनट में वर्क करता है, ये 30 मिनट में वर्क करता है, किसी भी वही सेम वर्क हो, और ये करते हैं 1 मिनट में। तो किसका रेट, वर्क करने का रेट ज़्यादा है? तो रेट जब भी निकालेंगे हम यहां से निकालेंगे 1 मिनट से। किससे? 1। मतलब अगर हम बात करें, अगर ये 100 बेंच, कितने बेंच, 100 1 मिनट में करते हैं और वही 100 ये 30 मिनट में करते हैं, ये 100 45 मिनट में करते हैं, तो किसका रेट ज़्यादा है? आप कहोगे 100 डिवाइड बाई 35 करेंगे, 100 डिवाइड बाई 45 करेंगे, रेट अपने आप मालूम चल जाएगा। ये रेट कम है कि नहीं कम है? और ये क्या है? 100/1। क्लियर? तो जब भी रेट निकालते हैं या तो 1 सेकेंड का निकाल लेंगे, 1 मिनट का निकाल लेंगे, या तो 1 आवर का निकालेंगे। बोलो क्लियर? रेट का मतलब होता है 1। जैसे मार्केट में आप जाते हो, एप्पल खरीदते हो ना, क्या खरीदते हो? एप्पल। तो सारा एप्पल उठा लेते हो क्या मार्केट से? कोई बेच रहा है तो आपसे क्या पूछते हो कि क्या रेट है एप्पल, यही कहते हो ना? तो रेट का मतलब पर केजी आप पूछते हो। वैसे वर्क करने का या एनर्जी रिलीज करने का जो रेट है वो हम 1 सेकेंड में या तो कैलकुलेट करना चाहेंगे, या 1 मिनट में, या तो 1 आवर में। बोलो समझ में आया? तो हमने यहाँ पे इनके 2 फ्रेंड्स लिए, ए और बी। इनका जो रेट है 1 मिनट में 100, ठीक है, 100 वर्क करेंगे, ठीक है। ए और बी 30 मिनट लगाते हैं 100 बेंच को बाहर करने में, एक 45 एक 30। तो रेट कैसे निकालेंगे? तो ये 1 मिनट में कितना निकालते हैं? 100/35, 100/45 डिवाइड कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 2 आएगा और ये 3 मान लेते हैं, है कि नहीं? मतलब ये जो है 1 मिनट में 3 बेंच बाहर करते हैं और एक मिनट में 2 बेंच बाहर करता है। तो जतिन कितने कर रहे हैं 1 मिनट में? 100 बेंच। किसका पावर ज़्यादा है, जतिन का कि ए का कि बी का? बोलो भाई, ये 1 मिनट में 100 बेंच बाहर करते हैं, वो 1 मिनट में 2 या 3 करते हैं, तो किसका पावर बताएंगे ज़्यादा है? मतलब ये शक्तिमान बन गए। जिसके पास पावर ज़्यादा हो जाए वो क्या बन जाएगा? शक्तिमान बन जाएगा ना, है कि नहीं? क्यों जतिन? हाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब पावर क्या है? एक रेट है वर्क करने का, ठीक है ना? तो आप हेडिंग लिखिए, पावर, हेड डाल दियो ना, इट इज रेट ऑफ वर्क डन, इट इज रेट ऑफ वर्क डन। कार्य करने का जो रेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? पावर। यानी पावर को डिनोट करेंगे हम P से, किससे? P से, ठीक है। और P इक्वल टू होता है W/T, W/T। ये जो आपका फार्मूला है ना, ये एवरेज पावर को दिखाता है। किसको दिखाता है? एवरेज पावर। किसको दिखाता है? एवरेज पावर को। लेकिन इंस्टैंटेनियस पावर जब भी दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? इंस्टैंटेनियस पावर। तो डिनोट करेंगे P से, और इसे लिखते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा W, थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा टाइम लगा, डेल्टा T अप्रोच क्या है? 0। तो इसे फाइनली हम लोग लिखेंगे क्या? P इक्वल टू dW/dt। यह है पावर का फार्मूला। तो पावर का फार्मूला ये है dW/dt।
टाइम वेरी स्मॉल हो, किसी भी इंस्टेंट पे आप पावर निकाल लो, वही क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर, और वही एग्जैक्ट पावर क्या होता है फार्मूला होता है। क्लियर। और पावर की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, ये क्या होती है जूल पर सेकेंड। क्या होती है जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग वाट कहते हैं। क्या कहते हैं वाट, और वाट को डिनोट करते हैं W से। तो 1 W कितना होगा, मतलब 1 वाट कितना होगा 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर। कोई पूछे 1 वाट पावर कितना होता है, तो 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहे हैं आप लोग 1 जूल। क्लियर बेटा। 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहे हैं 1 जूल, तो आपकी पावर कितनी होगी 1 वाट। अगर आप 1 सेकेंड में 100 जूल वर्क कर रहे हैं तो आपकी पावर कितनी होगी 100 वाट होगी। क्लियर। ओके, तो हम कुछ इसके अदर यूनिट चलेंगे। ये नोट कर लिया ना, बोलो। इसके जो अदर यूनिट्स होते हैं, मतलब अदर यूनिट्स यानी कि बिगर यूनिट या बिगर यूनिट, वो होते हैं किलोवाट और मेगावाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, मेगावाट में 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6 वाट। ये होता है पावर की बिगर यूनिट। क्लियर। पावर की बिगर यूनिट क्या होती है किलोवाट और मेगावाट। किलोवाट कितना होता है 100 वाट, सॉरी 1000 वाट, और मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट। क्लियर। ये हो गया आपका यूनिट्स के बारे में। मैकेनिक्स में मतलब कि इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल्स कह लीजिए, है ना, मैकेनिक्स कह लीजिए। इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब घोड़ा, पावर मतलब शक्ति, घोड़े वाली शक्ति, है ना। एचपी से डिनोट करते हैं इसे। किससे डिनोट करते हैं एचपी से। तो मैकेनिक्स में पावर की जो यूनिट होती है वो होती है हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब घोड़ा, पावर मतलब शक्ति, घोड़े वाली शक्ति, है ना। घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ने वाला जो डिवाइसेस होते हैं वो है ट्रैक्टर, है ना, जीप, कार, है ना, बड़ी गाड़ी, लग्जरीज गाड़ी जितनी है सब क्या होती हैं दौड़ती हैं। बोलो। तो जो इनकी पावर होगी इसके इंजन की, है ना, वो किस में मेजर होती है हॉर्स पावर में, है ना। अगर आप कोई गांव में ट्रैक्टर या कहीं भी ट्रैक्टर कोई प्रोसेस करता है तो कहते हैं कितने हार्स पावर का लाए ट्रैक्टर भैया, तो कहते हैं ये 40 हार्स पावर वाला ट्रैक्टर लाए हैं महिंद्रा स्वराज, है ना, ये बोलते हैं ना। तो हॉर्स पावर, आपके घरों में टुल्लू होता है ना, पानी भरने वाला मोटर इसको बोलते हैं। पानी चढ़ाने, टंकी में पानी भरना, एक मोटर नहीं लगाते आप लोग, भाई लाइट आ गई मोटर ऑन कर दीजिए, हमें टंकी भरनी है ना। तो टुल्लू बोलते हैं जनरली हम लोग इलाहाबाद में, है ना, यही बोलते ही है। मोटर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग, है तो एक्चुअल मोटर ही है वो मोटर, लेकिन बोलते नाम क्या रखे हैं उसका, यही बोलते हैं ना। हाँ, नाम यही बोलते हैं, बहुत ही फेमस नाम है। और हाँ, तो जनरली है तो मोटर वो। तो अब आजकल वो बोलना उनको थोड़ा सा खराब लगता है तो बंद कर दिए बोलना, उसे मोटर मोटर कहते हैं, है ना। दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन जानते वो भी रहते हैं, है ना, कि है क्या ये। तो खाली बस मोटर मोटर नाम लेते हैं। अब वो नाम नहीं लेते जल्दी, उनको शर्म आती है बोलने में, लोग हंसने लगते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है।
तो वो जो होती है उसका भी कितने हार्स पावर चाहिए। जब मार्केट परचेस करने जाते हैं तो वो बताते हैं कितने हार्स पावर को चाहिए, भैया हमको 2 हार्स पावर वाला दे दीजिए सफिशिएंट हमारे लिए। तो 2 हार्स पावर का मोटर ले लिए, 3 हार्स पावर का ले लिए, 4, 5, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप क्या करेंगे, हार्स पावर पे आप मोटर लेकर काम कर सकते हो। कुछ मोटर्स ऐसे आते हैं जो कि चारा मशीन काट में जो यूज़ होता है, मोटर्स पट्टा लगा करके चारा जो है जानवरों को चारा खिलाने के लिए लोग किसान यूज़ करते हैं, है ना। 10 हार्स पावर, 8 हार्स पावर, 5, 4 हार्स पावर, है ना, 5, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो ये कहने का सेंस ये है कि पावर की यूनिट हॉर्स पावर कहाँ यूज़ करते हैं, मैकेनिक्स में, मतलब ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब जो यूज़ मैकेनिकल में काम आती है, इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये भी यूनिट होती है, याद रखना। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है, हॉर्स पावर की जो वैल्यू होगी यानी 1 HP, 1 HP कितना होगा हमारा 746 वाट, इतना वाट के बराबर होता है हमारा 1 हार्स पावर। नोट कर लीजिए 1 हार्स पावर कितना होता है। अगर 2 हार्स पावर का मोटर लिया है तो इसका डबल कर देंगे, उतना वाट उसकी शक्ति है, उसकी पावर है। क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस पावर P = dW/dt, ये कैसी क्वांटिटी होती है, आप कहोगे ये पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ, नोट कर लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर भूल के मत कहना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भूल के मत कहना कि हाँ ये वेक्टर है। ठीक है। पावर = dW/dt, बोलो होता है। अब आपने वर्क = पढ़ा है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे हम, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो P = क्या मिलेगा, dt ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F बाहर कर लेंगे तो ds/dt को हम कह सकते हैं वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना क्या, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर = फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। क्लियर, ये फार्मूला होता है P = F × V, ये भी एक फार्मूला होता है, याद रखना पावर की। ठीक है, यही है पावर। तो पावर मतलब रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कुछ भी ठीक है कह सकते हो आप, एनर्जी वर्क दोनों बता सकते हो, ठीक है। चलो, इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है तो स्केलर, लेकिन वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर V, ये होता है। लेकिन अब वेक्टर फॉर्म ऑफ पावर, वेक्टर फॉर्म ऑफ पावर, क्या गजब का कलर चेंज हो रहा है अपने आप है ना, देखो कितना बढ़िया हैंग कर रहा है। वेक्टर फॉर्म ऑफ पावर सही है। ठीक है, तो P = F डॉट V, एक हेडिंग लगा दीजिए, छोटी सी हेडिंग है, हम फिर पढ़ाएंगे क्लास 12 में, पढ़े भी हैं आप लोग। किलोवाट आवर, कुछ लोग पढ़े होंगे, किलोवाट आवर, ये शॉर्ट में सिंबल है। हेडिंग क्या रहेगा, किलोवाट आवर, डाल दिए हेडिंग। ये क्या होता है किलोवाट आवर, जतिन, किलोवाट आवर ये पावर की यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। किसकी यूनिट नहीं होती है, पावर।
तो फिर है किसकी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी? हाँ, तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या, इट इज कॉमर्शियल यूनिट, इट इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक कॉमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है। ओके, कॉमर्शियल यूनिट, इट इज ऑल्सो नोन एज BOT, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड, क्लियर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ये कहेंगे, और ओनली यूनिट, ठीक है ना, ओनली यूनिट, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, ये 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है ना। आप घरों में मीटर लगा होगा ना, यहाँ भी मीटर लगा है, सब जगह मीटर लगा है। आप लोग मीटर देखते होंगे, उसमें KWH लिखा रहता है छोटा सा, जहाँ पे ये बिल आता है बिजली का, वहाँ KWH लिखा रहता है। तो KWH का मतलब होता है यूनिट। KWH का मतलब क्या होता है? यूनिट, यानी किलोवाट आवर, ठीक है। ये कितना एनर्जी होता है वो निकाल लेते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर, इसको आप लिख सकते हो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। किलोवाट को जब चेंज करेंगे किसमें? वाट में, तो ये 1000 वाट होता है। और इसे हम 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड करेंगे, तो ये 36 के आगे कितने जीरो लगेंगे? 50 वाट इंटू सेकेंड, और वाट सेकेंड को हम लोग जूल कहते हैं। और मैं इसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये 1 किलोवाट आवर की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसे याद रखना, कभी कभी MCQ में पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ध्यान रहेगा, ठीक है ना। यही है पावर के बारे में। पावर की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। वर्क एनर्जी पावर का ये लेक्चर नंबर 4 के साथ में ये पावर ख़त्म होता है। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है कोलिजन। क्या है? कोलिजन। और कोलिजन के बाद आपका जो ये चैप्टर होगा द एंड होगा, ठीक है। हमने इसे मोशन इन वर्टिकल सर्कल तो पहले पढ़ा दिए है ना, वर्टिकल सर्कल तो उसमें पढ़ा दिए है ना, सर्कुलर मोशन वाले में है कि नहीं। लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिए है ना, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी होगी, लोवेस्ट कितना होगा, टेंशन कितना होगा, कराए थे ना सब चीज़ें, बोलो। तो वो चीज़ें यहाँ पे किसी किसी बुक में इसमें भी दिया हुआ है वर्क एनर्जी पावर में, तो वो हम उसको पढ़ा दिए हैं, तो हम यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो बस लास्ट टॉपिक बचा है, आखिरी टॉपिक, वो है क्या? कोलिजन। तो हेडिंग रहेगा कोलिजन, कलीजन, है ना। कलीजन पढ़ते हैं कुछ बच्चे, क्या पढ़ते हैं? कोलिजन या कलीजन, क्या सही है? सब सही है, चाहे जो पढ़ो सब सही है। कोलिजन, कलीजन। कलीजन का मतलब सीधा सीधा ही होता है, आप हिंदी मीनिंग जानते हैं, टक्कर। लेकिन हिंदी की बुक अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है संघट्य। बहुत टफ नाम है, बच्चे बड़े कंफ्यूज, संघट्य क्या होता है। शुद्ध हिंदी बात करते हैं वो, है ना। तो कोलिजन का मतलब टकराना, टक्कर, ठीक है।
तो ये टक्कर कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे होगा, अगर इस टक्कर में अगर होगा तो क्या होगा। अगर एक कार ऐसे आई, कार ऐसे भिड़ी, टकराया, धाम से आवाज़ आई, आग लग गई, गाड़ी ब्लास्ट हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं टक्कर में, ठीक है। तो टक्कर कितने टाइप्स का होता है पहले ये जान लेते हैं। तो ये बेसिकली होता है, दो ही होता है, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक, दो ही कोलिजन होते हैं। तीसरा तो होता ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ कोलिजन बना दिया गया है, जैसे कि सुपर इलास्टिक कोलिजन, ये भी एक कोलिजन है ना। तो कोलिजन हम बेसिकली दो बात करेंगे, क्लियर। आपके सिलेबस में दो ही होता है, एक है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। जहां इलास्टिक होगा वहां हम परफेक्टली भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक, और जहां इन इलास्टिक होगा वहां परफेक्टली इलास्टिक भी कह सकते हैं। दोनों का सेंस सेम ही है। अगर कहीं ऐसा कंफ्यूज आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन लिखा है, परफेक्टली लिखा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मतलब दोनों का सेंस एक ही है। अगर जहां इलास्टिक है मतलब वो परफेक्ट है कि नहीं है, अब इसमें उसमें भी शक करेंगे क्या आप लोग, है ना। अगर कहीं कोलिजन हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है जतिन, हाँ सर, परफेक्टली है कि नहीं है, अब इसमें कोई डाउट है क्या। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है मतलब परफेक्टली इलास्टिक है ही, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट है ही नहीं। क्या आप परफेक्ट हो, क्या हम परफेक्ट है, क्या नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, है ना। लेकिन जो 99% तक होता है उसे परफेक्ट मान लेते हैं, am I right? बोलो, 98-99% अगर वो है तो वो हम परफेक्ट मान लेते हैं। अच्छा, इन इलास्टिक में क्या कहेंगे, इन इलास्टिक है तो उसमें भी अभी डाउट है क्या, इन इलास्टिक है तो है, अब उसमें परफेक्टली क्या, इन इलास्टिक क्या, तो परफेक्टली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक सब सेंस सेम ही है। अभी आपके लेवल में, सोच के लेवल में, आपके क्वेश्चन के लेवल में सिर्फ यही लेवल है, ठीक है ना। आप जैसे से आप ऊपर उठोगे नए सोच की तरफ, नए कोर्स की तरफ, तो हो सकता है कि फिजिक्स में जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंस पाएँ, तो आप उससे कह सकें कि हाँ ये इन इलास्टिक है कह सकते हैं, और इसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी पहली हेडिंग क्या बनेगी, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन की इससे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि हाँ यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। पहला इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट नंबर, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि टोटल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। क्या सुना आपने, टोटल का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। ये क्या रहता है,
ये कंजर्व रहेगा, ये तो जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। क्या रहता है उसका? मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये भी कंजर्व रहता है। चौथा पॉइंट, जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव। वो कैसे फोर्स होने चाहिए? जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जानते हैं ना आप लोग? हाँ, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होता है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्शन, जितने भी अट्रैक्शन टाइप के होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो कंजर्वेटिव हम कह सकते हैं। ठीक है ना? इंटरैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट। ठीक है। पांचवा नंबर क्या है आपका? कि कोई भी एनर्जी, मतलब एनर्जी डज नॉट कन्वर्ट into heat, light, sound, etc। मतलब ये प्रॉपर्टी जिसके पास रहेगी, जिस कोलिजन में, वो क्या है? इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? तो जल्दी से इसको छाप लें, है ना? इंशा छाप लीजिए। एनर्जी डज नॉट कन्वर्ट इनटू हीट, लाइट एंड साउंड, etc। इन सब एनर्जी में वो कोई भी एनर्जी का कोलिजन होता है तो कन्वर्ट नहीं होता है। लाइक एग्जांपल, ठीक है ना? तो ये सब प्रॉपर्टी जिसके पास रहेगा वो परफेक्टली इलास्टिक है। वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। तो अब हेडिंग क्या रहेगा आपका? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? फर्स्ट नंबर, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ये तो कंजर्व रहेगा। दूसरा, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये भी कंजर्व रहेगा। थर्ड नंबर, यहां से डिफरेंस होना स्टार्ट होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी is not conserved। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है। फोर्थ नंबर,
फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉट कंजर्वेटिव, फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉट कंजर्वेटिव। फिफ्थ नंबर, और एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट, साउंड, etc। ठीक है ना, इसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है। ये सब प्रॉपर्टीज किसके हैं? इन इलास्टिक कोलिजन के। बोलो याद रहेगा, नीट के एग्जाम में इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लेता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखेगा इलास्टिक कोलिजन फॉर अ सिस्टम और बॉडी, ऑप्शन दिया रहेगा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, है ना, टोटल मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, है ना, और दिया रहेगा कि ऑल। आंसर कौन सा आंसर लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, कौन सा? ये वाला, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। क्लियर है? अब हम कोलिजन जो सीखेंगे, तो मेन वो हो गया, थिंकिंग हो गया। कोई पूछे सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सुपर इलास्टिक वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है? मतलब जितना है वो तो रहेगा ही, जितना है वो रहेगा ही, वो तो डिस्ट्रॉयड होगा ना होगा, लेकिन उसमें और इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट, है ना, क्या होता है? बम ब्लास्ट, उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है ना, और भी सारी इसमें प्रोसेस होती है। कोई भी जहां पे ब्लास्टिंग केस हो रहा हो, ब्लास्ट हो रहा हो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब वहां पे कोलिजन होगा, वहां पे जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? ओके। जैसे मान लो एटम बम गिराया गया, है ना, तो एटम बम क्या हुआ? फटा और एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ब्लास्टिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। आप नोट लगा के लिख सकते हो, बट उसके क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मेनली इलास्टिक और इन इलास्टिक पर ही मिलेंगे। आपको क्वेश्चन में कहेगा परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक, दो ही वर्ड बोलेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक है तो ये कंडीशन कन्फर्म है, लगाना है। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के। तो इलास्टिक कोलिजन जैसे क्या होता है? कि मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स। किसकी कोलिजन्स? मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन होते हैं वो आपस में क्या होता है? इंटरेक्ट होते हैं। तो उसमें इंट्रैक्शन वाला, अट्रैक्शन वाला फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन होता है वो क्या है? इलास्टिक कोलिजन है। और जो रोड पे कार एक्सीडेंट होता है, बस से, ट्रक से, ठेला से, वो क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि जब दो गाड़ी टकराती है, मान लो उधर से कार आ रही है, बस आ रही, ढाम टकरा, आवाज़ आई, साउंड एनर्जी कन्वर्ट हुआ, टकराने से आग लग गई, हीट प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हुई? नहीं कन्वर्ट हुई। और उसमें मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। लेकिन बट काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो जाएगी। मान लो ये हाई स्पीड से आ रही तो उसकी स्पीड क्या होगी? डाउन हो जाएगी। ये भी स्पीड से आ रही, इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। दोनों की एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। और दोनों की एनर्जी लॉस होगी तो क्या होगा? वो एनर्जी टकराएगी तो हीट साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर? और वहाँ जो टक्कर हो रहा है वहाँ पे कोई फोर्स क्या है? इंट्रैक्शन नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स
नहीं है। तो जो नॉर्मल कोलिजन होता है सड़क दुर्घटना, इसे आप कह सकते हो इनइलास्टिक कोलिजन। आप जहां भी देखिए दैट इज द इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? तो इसी पर सवाल बनते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। डालिए हेडिंग वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, जहां पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा उसके बाद वेलोसिटीज अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये लेते हैं पहले। देखिए आपके पास एक बॉल है, मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, बॉल नहीं, क्या मानेंगे? मॉलिक्यूल्स। एक दूसरा है, ठीक है, ये दोनों ही यहां ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। ये कोलिजन नहीं हुआ है, दूर से महिमा देख रही हैं। ये बिफोर कोलिजन की कहानी है ना? बिफोर कोलिजन की कहानी है। महिमा दूर से देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, अभी कोलिजन नहीं हुआ है। इन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ, हमने मान लिया कि लेट कर लिया हमने कि जो u1 है वो बड़ा है u2 से। अब जैसे इनके दिमाग में आया u1 बड़ा है u2 से, इसका मतलब u1 वाला इसको ठोक देगा आगे क्या करके, है ना, इसे टक्कर दे देगा, शान, है ना? तो क्या होगा? कोलिजन हो गया ना? तो कोलिजन समय क्या होगा? इसमें इंट्रैक्शन है। क्या है? इंट्रैक्शन हम मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं ना, तो इंट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। इंट्रैक्शन के बाद क्या होगा? ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व अगर है तो कुछ एनर्जी अपना इसको ट्रांसफर कर देगा, है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे? कंजर्व है, तो एनर्जी क्या करेगा? इसे ट्रांसफर करेगा। तो आफ्टर कोलिजन की जो कहानी है वो हम दिखा रहे हैं आपको। वही बात यहाँ फिर से है। ये m1 मास वाली बॉडी है और ये m2 मास वाली बॉडी है। ये आफ्टर कोलिजन की कहानी है। आफ्टर टक्कर हुआ कहीं पर इनका, और कोलिजन के बाद महिमा ने ऑब्जर्व किया कि इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। तो कोलिजन से पहले u1 था, u2 था, कोलिजन के बाद v1 हो गया, v2 हो गया। तो ये v1 और v2 की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए इस इलास्टिक कोलिजन में, तो यही हमें सीखना है, कैलकुलेट करना है। डायग्राम बनाइए पहले। तो ये v1 v2 निकालना है हमें, है ना? तो आपको पता है इलास्टिक कोलिजन है ये, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और क्या कंजर्व रहेगा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? तो दोनों कंजर्वेशन यूज करेंगे हम। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो बिफोर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, है ना। बोलो, यानी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बोलो सही है। क्या करेंगे यहाँ से, हम यहाँ से 1 को एक साइड लेंगे, 2 को एक साइड करेंगे। m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। सही है। नहीं गलत लिख दिए हैं, रुक जाओ। m1 को एक साइड कर लेते हैं, m2 को एक साइड कर लेते हैं। सही तो लिखे है ना, हाँ सही है। m1 एक साइड हो गया, तो यहाँ से m1 कॉमन लेंगे और यहाँ से m2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो m1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, u1 माइनस v1 बराबर, m2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, v2 माइनस u2। बोलो यहाँ तक क्लियर। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, जल्दी बनाइए। बन गया, फिर से इसे डिलीट नहीं किए थे। इक्वेशन नंबर 1, ये हमने क्या किया, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया। क्या यूज किया, हाँ वो हमने यूज करके ये लिखा दिया आपको, मतलब एक कंक्लूजन निकाला इक्वेशन फर्स्ट बना करके, ठीक है। अब क्या इसमें अप्लाई करेंगे, इसी में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लिख सकते हैं ना, बोलो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं। हाफ, जतिन समझदार हो गया बच्चा। m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। महिमा भी समझ चुकी है क्या लिखना है आगे। 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2v2 स्क्वायर। बोलो सही लिखा मैंने, आप लोग के अकॉर्डिंग सही है। अगर डाउट हो तो कहीं हाँ सर गलत लिखा आपने, ऐसा तो नहीं लग रहा ना इंशा, आपको गलत लग रहा है, सही है, ठीक है। क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर दें। बोलो, अरे बोलो हाँ, डिवाइडेड बाई हाफ, तो हाफ गायब हो जाएगा। 1 को एक साइड ला लो, फिर से वही प्रोसेस, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर बराबर m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। हाँ बोलने में भी पैसा लगता है ना। स्नेहा करे नहीं, हम तो पैसा खर्च करते हैं, है ना। हाँ बोलने में भी कुछ लोग हाँ बोलने के भी पैसा लेते हैं, है ना, बोलने का पैसा लेते हैं। गुड, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लिया जाए, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर है। क्या करेंगे अब, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर देते हैं। बोलो क्या नाम है जतिन। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन
फर्स्ट। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, नीचे u1 माइनस v1 रहेगा, यहाँ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, नीचे v2 माइनस u2 रहेगा। ये m2 कट जाएगा, यहाँ पे m1 क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको मैं a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूँ, u1 प्लस v1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में u1 माइनस v1 पूरे अपॉन u1 माइनस v1। बोलो सही लिखा? ऊपर से हम क्या करें, बोलो, कट कर दिया जाए? ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसको भी हमें a प्लस बी a माइनस बी से लिखेंगे, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन यहाँ भी v2 माइनस u2 है। ये पूरा इससे मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। जतिन कहे हाँ सर मर तो जाएगा। अब क्या किया जाए, u1 प्लस v1 लिख देंगे, जो लिखा है वही लिख देंगे। इधर v2 प्लस u2 लिखा है, ये लिख देते हैं। सही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं है किसी को, मुझे जहाँ तक लगता है। छाप लो। तो क्या करेंगे, इसमें हम v2 की वैल्यू निकालेंगे। इसको आप बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो बाई क्वेश्चन 3 v2 इक्वल टू क्या मिलेगा, v1 प्लस u1 माइनस u2। बोलो मिलेगा? ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। वो था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही था ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m2 v2, तो v2 के प्लेस क्या रखेंगे, v1 प्लस u1 माइनस u2। तो v2 के प्लेस रखेंगे v1 प्लस u1 माइनस u2। बोलो ये आएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m2 u1 माइनस m2 u2। जरा देखो कुछ कटेगा पीटेगा क्या इसमें। इन दोनों को मैं सोच रहा हूं, इन दोनों को, ये नालायक है यहाँ पे, क्या है ऐसा क्यों बोल रहा हूं मालूम है, क्योंकि इसमें मैं v1 कॉमन ले लूंगा तो v1 मुझे मिल जाएगा। इन दोनों को उठा के उधर भेज देते हैं। चलो भेजते हैं। इधर है m1 u1 और ये u1 है ना, इधर आएगा तो माइनस m2 u1। ठीक है, ये आएगा प्लस में m2 u2। ये लिखा, इन दोनों को लिखा, अब ये लिखेंगे m2 u2। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों में v1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। क्लियर। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा u1। तो u1 कॉमन लेंगे, m1 माइनस m2 इंटू u1, ये 2m2 u2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। v1 m1 प्लस m2। हमें v1 चाहिए, इसको डिवाइड कर दो, दोनों के नीचे आ जाएगा, दोनों के अलग अलग हो जाएगा ना इसमें। बोलो, तो यहाँ से v1 निकालेंगे तो v1 आएगा हमारा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे लिखेंगे सिस्टमेटिक u1। ठीक है, और ये 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये बड़ा सा फार्मूला आया।
बाप रे, इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद होगा हमसे, है ना? कैसे याद होगा बड़ा सा फार्मूला? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये आया v1 आफ्टर कोलिजन। स्नेहा को खांसी आ गई, है ना? हंसते हंसते आ गई, कोई बात नहीं है। अच्छा, कब से आ रही है? चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ। कोलिजन से कैसे निकाला हमने? आफ्टर कोलिजन जो पहली बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी, वो हमने u1 से v1 हुआ और वो v1 कितना आएगा, इतना आएगा। अब इसको मैं कैसे याद हम लोग करें वो मैं सिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना? इसे लर्न कैसे करें। तो अब ये आपको, ये आप याद, इक्वेशन नंबर 3 अभी ध्यान रखिएगा ना, आपके बुक में है ना। एक मिनट, इसको रुक जाओ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इतने को मैं गायब कर देता हूँ, इतने को मैं गायब करता हूँ, ठीक है? समझो ध्यान से। v1 निकालना है तो यहाँ m1 माइनस, ऊपर क्या रहेगा, दो मास का डिफरेंस रहेगा, m1 माइनस m2। पहले 1 निकालना है तो m1 माइनस m2, नीचे जो हमेशा सम रहेगा m1 प्लस m2। यहाँ u1 रहेगा क्योंकि v1 निकालने से u1 है, और जो प्लस के आगे वाला रहेगा वो सेकेंड वाला बॉडी का मास रहेगा, यानी 2m2 बाई ये वही रहेगा m1 प्लस m2 इंटू जो ये है वही u2 रहेगा उसका इनिशियल। क्लियर? अब इसी को देखकर आप क्या लिख सकते हो, v2 लिख सकते हो। v2 कैसे लिखोगे? v2 यहाँ v1 था तो यहाँ 1 माइनस 2 है ना, जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 ये हो जाएगा, इंटू यहाँ u1 है तो यहाँ पे u2 प्लस 2m2 है तो यहाँ पे 2m1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u2 वाला तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे u1 रहेगा। बोलो क्लियर हुआ? v2 भी क्लियर हो गया ना? देखो v2 भी आ गया ना, तरीका सीख गए ना। m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, ऊपर माइनस रहेगा नीचे दोनों प्लस रहेगा, इनटू जिसका निकाल रहे हो उसका इनिशियल रहेगा प्लस सेकेंड वाले का डबल टाइम्स ऑफ मास अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, और जिसका ले रहे हैं मास उसका हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है? तो ऐसे ट्रिक लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। बोलो क्लियर हो गया? ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। फार्मूला याद रहेगा तो इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल आप लोग धुआं धुआं कर देंगे, है ना? हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे सैटरडे को। वर्क तो करा दिए थे, एनर्जी कराएंगे कंबाइंड मिला करके, पावर का मिला करके, और इसका कोलिजन का मिला करके, सब कंबाइंड क्वेश्चन कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सैटरडे को। ठीक है ना? क्लियर है? अब ध्यान दो जरा सा, इसमें एक क्वेश्चन जो थर्ड है, u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अगर हम यहाँ पे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक साइड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस मिलेगा, मतलब एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। यहाँ से बाई इक्वेशन थर्ड से अगर हम चेक करें, बाई इक्वेशन थर्ड, इस u2 को इधर लाओ, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये क्या है, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ये है सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी, एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की वेलोसिटी। यहाँ क्या है, v2 माइनस v1, यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2। क्लियर? v1 माइनस v2। तो ये जो u1 माइनस u2 है और ये v1 माइनस v2 है, ये दोनों एक्चुअल में है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर? क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं इनको डिवाइड में कर लूँ आपस में तो ये u1 माइनस u2
अपॉन क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू 1, ये आएगा। और इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये 1 आया ना, मतलब दो रिलेटिव वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना है, 1 आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर या कह सकते हैं कोएफिशिएंट। तो ये किसके लिए है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। किसके लिए है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए है। क्लियर है ना। तो मतलब दो रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, तो हम इसे क्या कहेंगे, यह है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। ठीक है ना। तो ई इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, U1 माइनस U2 अपॉन V2 माइनस V1, और इसके लिए इलास्टिक कोलिजन कितना होता है, 1 होगा। ई की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर है। दो रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो होता है हमारा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको याद रखना। अभी हम इसको नोट में लिखा देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है। अभी फिलहाल आप ये फार्मूला और ये फार्मूला, इतनी 3 बातें जो है दिमाग में रखिए। ठीक है ना, क्योंकि टाइम होने चला है और एक इनइलास्टिक कोलिजन कराना था हम लोग को, है ना। इनइलास्टिक कोलिजन पे भी कंजर्वेशन कैसे होगा, उसमें हम कैसे निकालेंगे। तो इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक में जब दो बॉडी एक इस तरह से कोलिजन हो, दोनों सट करके एक साथ चलें, स्टिक टुगेदर, साथ साथ चलें, तो वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है, हाँ, परफेक्टली इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक कोलिजन मतलब वही चीज़ है। ठीक है। तो जब दो बॉडी कोलिजन हो आपस में और एक साथ सट करके मूव करे, स्टिक टुगेदर, साथ साथ मूव करे, तो हम क्या कहेंगे उसे, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनइलास्टिक कोलिजन का पढ़ाएंगे थोड़ा सा, और पढ़ा करके आपको थोड़ा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे। तो यहाँ तक आपका जो है सिलेबस, मतलब जो सिलेबस में था, ये चैप्टर कौन सा लेक्चर है, ये फोर्थ लेक्चर के साथ ये इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा ही दिए हैं। इस पर न्यूमेरिकल करिएगा, फार्मूला एक ही है, वही कंजर्वेशन है। तो ये चैप्टर हमारी तरफ से यहाँ पे द एंड होता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।